जय हिंद मेरे मित्रों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। और आप लोगों की हिंदी क्लास काफ़ी दिन हो गई थी, बीच में रीजनिंग चल रही थी, तो आज हम आप लोगों की हिंदी की वर्णमाला की क्लास लेके आए हैं। तो कहते हैं कि गले में शोभे जैसे मोतियों की माला, हिंदी किसान बढ़ाए वर्णमाला। तो आज आप लोगों की वर्णमाला की क्लास है, तो देरी न करते हुए कम समय में ज़्यादा चीज़ अर्जित करेंगे यानी ग्रहण करेंगे और अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। और फिर कहना चाहेंगे कि आपके सपनों के उड़ान का हम वंदन करते हैं, अल्फा टेक में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो देरी न करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं वर्णमाला। ठीक है, चलिए। वर्णमाला, वर्णमाला बोलने का मतलब क्या है। जैसे एक माला बनाई जाती है ना, वो माला किस चीज़ की बनती है, एक मोतियों की बनती है। और उस मोती को क्या करते हैं, एक सीक्वेंस से हम उस धागे में पिरोते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो माला बनती है वो वर्णों की यानी अक्षरों की माला बनती है। और उसको भी क्या करते हैं, हम एक धागे में ही पिरोते हैं, यानी वो धागा जो हमें दिखाई नहीं देता है। और उस धागे को हम क्या बोलते हैं, उसका क्रम, उसका सीक्वेंस, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, हम इस वर्णमाला को सजाते हैं। इसीलिए इसे वर्णों की माला कहा जाता है। तो दिया क्या है, हिंदी वर्णमाला, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो चलिए वर्णमाला के बारे में कुछ चीज़ें लिख देते हैं। क्या कहते हैं वर्णमाला, आजा भाई। हाँ, ये आ गई हमारी पेन। ठीक है, चलिए कलर कौन सा है, ठीक है कलर सही है। चलिए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो सबसे पहले समझिएगा कि वह वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, सुव्यवस्थित क्रम, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम या क्रमबद्ध, ठीक है, को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी परिभाषा कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या कहता है, थोड़ा सा परिभाषा घुमा के पूछ देता है। कहता है ध्वनि लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। तो भाई ध्वनि लिपि क्या होते हैं, इसी वर्ण को ही तो ध्वनि लिपि कहा जाता है। तो दूसरी परिभाषा आप क्या बना सकते हैं, ये होगी मान लीजिए पहली परिभाषा। दूसरी क्या कर सकते हैं, ध्वनि लिपि, ध्वनि लिपि चिन्हों का व्यवस्थित यानी सुव्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये दोनों परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब ये तो बात होगी वर्णमाला की, लेकिन फिर चर्चा करेंगे कि भाई वर्ण किससे कहते हैं, उसके बारे में भी तो हमें बताना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा अगला पेज, स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा अगला पेज। क्या है, वर्ण। देखिए वर्ण के बारे में दिया कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, लिखा है इसे अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। और क्या दिया है, यह दो शब्दों अ प्लस क्षर से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है। अब शाब्दिक अर्थ क्या दिया हुआ है, देखिए इसको दो भाग में तोड़ दिया गया है, अ और क्षर। यहाँ लिखा है ना, अ और क्षर। अ का मतलब क्या होता है, नहीं। अ का मतलब क्या है, नहीं। छ का मतलब होता है क्षरण या नष्ट, यानी वह ध्वनि क्या हो जिसका क्षरण नहीं हो सकता, या जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, या जिसके खंड नहीं कर सकते, क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। और अक्षर को ही क्या कहते हैं, वर्ण, क्योंकि वर्ण के भी आप टुकड़े और खंड नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछता है, थोड़ा सा इसमें शाब्दिक थोड़ा सा हल्का सा अंतर दे देता है। क्या कहता है कि वर्ण मतलब जिनके जो वर्ण मतलब जैसे क से लेके ज्ञ तक जो व्यंजन होते हैं, या इनके नीचे हलंत लग जाता है, उन्हें कह देता कि ये वर्ण हैं। और जब इनको हलंत हटाकर, यानी ऐसे जैसे लिखेंगे, एक तरफ समझिएगा कि ये जैसे हमने क लिख दिया और इसके नीचे से हलंत लगा के हमने स्वर हटा दिया, तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि वर्ण। भाई रियल बात है, ये वर्ण है, क्योंकि वर्ण व्यंजन वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं। और यदि इसमें हम स्वर मिला दें अ को, तो ये हो गया पूरा क। अब लोग इसे कहते हैं ये अक्षर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात, दोनों चीज़ एक ही होती है। यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे दिया है कि इसमें से अक्षर किसे कहेंगे,
तो मिला जुला के मजबूरी में इसी को कहना पड़ेगा, मिला जुला के दोनों बात एक ही है, लेकिन रियल में ये क्या है, वर्ड है आपका, ठीक है। और दोनों चीज़ें हैं वही, लेकिन बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर अपना चूज करना रहेगा, ठीक है। चलिए, और क्या दिया है, जिसका क्षरण न हो, या कह सकते हैं जो नष्ट न हो, या जो अनाशवान हो, मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता, वो भी क्या है, वर्ड या अक्षर है, ठीक है। आगे दूसरी परिभाषा क्या दी गई है, संक्षेप में कहें तो वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, कान मतलब सुनने का विषय, जिसे केवल सुन सकते हैं थोड़े समय के लिए, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाई क्या है, किया जा सकते नहीं, किए, इसको हम संशोधन कर देते हैं, किए जा सकते हैं। मतलब क्या हो, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं हो, क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। अब जैसे यदि आपको एग्जाम्पल दें, जैसे यदि बोले तो अ से लेकर औ, ठीक है। और भी आपके इसमें कुछ आते हैं, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो बताएंगे, साथ में भी आप अंग और अ को भी ले लीजिए, ठीक है। अब क से लेकर क्या, ज्ञा तक, ये सब क्या है, आपके वर्ड हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये रहा वर्ड के भेद या प्रकार, ठीक है। चलिए, तो वर्ड के भेद के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ड के कितने भेद होते हैं। क्या दिया है, वर्ड के 3 भेद होते हैं। मुख्यतः कौन कौन से हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन, सबसे पहला स्वर, जिसको हम अच भी बोलते हैं, याद रखिएगा, स्वर का दूसरा नाम अच है। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे और उसमें जब आपको महेश्वर सूत्र पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाता है कि स्वर का दूसरा नाम क्या है, अच है। उसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, हल है, और तीसरा क्या होता है, अयोगवा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। ये रहा स्वर, स्वर के बारे में कि स्वर किसे कहते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ हमारे मुखांगों से टकराती नहीं है, यानी स्वतंत्र रूप से बोलने में मदद करती है, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। वही चीज़ व्यंजन के साथ क्या होता है कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुखांगों में क्या होती है, अवरोध उत्पन्न करती है, तो वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवा का अर्थ क्या होता है, वे जो स्वर के साथ रहकर व्यंजन का काम करते हैं और व्यंजन के साथ रहकर स्वर का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब स्वर कौन कौन से देखते हैं, ओ, आ, ई, री, ए, ऐ, ओ, सॉरी, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अंग और अ को स्वर में नहीं गिनते, क्यों, अभी हमने बताया कि जो अयोगवा होते हैं अंग और व स्वर के साथ रहते हैं तो व्यंजन का काम करते हैं, और जब व्यंजन के साथ जाते हैं तो स्वर का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई, क्यों, अभी इसके बारे में आगे बताएंगे, यानी थोड़ी सी हम आपकी बातें बता दी हैं। अब कैसे काम करते हैं अगले पेज पे आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए व्यंजन के बारे में देखते हैं, तो व्यंजन कौन कौन से हैं, क से लेकर, ठीक है, क से लेकर अंगा तक, ठीक। उसके बाद ठीक है, च से लेकर य तक, ट से लेकर ण तक, त से लेकर न तक, प से लेकर म तक, य से लेकर, सॉरी, य से लेकर क्या, य, र, ल, व, स, स, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ठीक है। और छ, त्र, ज्ञ, ठीक। ये हो गए आपके व्यंजन। इसमें आपके वो 2 और भी आते हैं, ड़ और ढ़, इसकी चर्चा अभी आगे होगी,
ठीक है। चलिए, अयोगवाह में कौन कौन होते हैं? तो अंग और अह होते हैं, और इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या जब काउंट करेंगे तो टोटल आपको कितना मिलेगी? देखिए 25 तो ये आपके हो गए, क से लेके म तक, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 4 4 ये 8 हो गए, और ये 3 हो गए, 6 त्रज्ञ, एक और आपका स्र भी होता है, ठीक है। तो 4 ये भी हो गया, और ये 2 मिला के देख कितने हो गए? 4 4 8 4 12, अब 12 2 14, ठीक है, 5 4 9, ठीक है, 2 1 3, यानी कुल मिला के 19 हो गए। अभी जब व्यंजन की कैटेगरी पढ़ेंगे तो अब बताएंगे कि मूल व्यंजन 33 होते हैं, कब 36 होते हैं, कब 39 होते हैं, ठीक है। फिलहाल ये समझिए, और ये 2 आपके ये हो गए। अब सबको मिला देंगे 39, और इधर ये 11 और ये 2, जरा देखिए कितने हो गए? 9 1 10 10 2 12, 3 1 4 1 हासिल 5, यानी पूरे वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन जब मूल वर्ण कहेगा तो उसका आंसर कुछ और होगा, उसका जवाब कुछ और होगा, वो हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तब तक हमारे साथ आप इससे जुड़े रहिए, और आपको बोर बिल्कुल नहीं होना है। कम समय में हम ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश आपको करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम आपको परिभाषा नहीं बताएंगे, परिभाषा ये है वो है, परिभाषा को हम 60 में ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा स्वर के बारे में। अब क्या दिया है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़े से निकली हुई वायु, भाई देखिए वायु हमारे फेफड़े से ही आती है, ठीक है, फेफड़ा समझते हैं ना, अंदर जो होता है, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकली हुई वायु मुखांगों यानी मुख के अंगों में, कौन? कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, ये सब जो होते हैं, को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती, या जीभ के माध्यम से कोई रुकावट नहीं होती, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनकी मात्राएं लगती हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी मुख से जब हमारी वायु निकलती है, जब हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो मुख के किसी भाग में कोई बाधा नहीं होती, बिल्कुल स्वतंत्र एकदम रूप से आते हैं, ठीक है। और क्या बोला है कि जीभ के माध्यम से कोई रुकावट भी नहीं होती। जब रुकावट नहीं होगी तो कोई बाधा, कोई अवरोध नहीं होगा। और ये भी कह सकते हैं जिनकी मात्राएं लगती हैं, वे क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पीछे बता दिया था, कौन कौन? जैसे में ओ, आ, छोटी, बड़ी, यानी इसको पढ़ेंगे ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद पढ़ेंगे उ, फिर री, ए, ओ, अंग और अ को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो अयोगवाह होते हैं। मतलब जब वो स्वर के साथ रहते हैं तो व्यंजन काम करते हैं, व्यंजन के साथ रहते हैं तो स्वर का काम करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अब कहेंगे कैसे काम करते हैं, तो हम आपको बताते हैं। जो ये अंग और अ होते हैं, रियल में इनकी पहचान क्या होती है? रियल में इनकी पहचान ये होती है, ये किसकी? इसको अनुस्वार भी बोलते हैं, अनुस्वार भी बोलते हैं। और जो अ होता है इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। और इसकी पहचान ये होती है। लेकिन जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमें सहायता किसकी लेनी पड़ती है? अ की। और जो सहायता लेता है वो क्या कहलाता है? व्यंजन। तो देखिए जब स्वर में है, जब बोलने की बारी आई, उच्चारण करने की बारी आई, तो अ की सहायता ले लिए, तो ये क्या हो गए? व्यंजन। और यहाँ भी जब इसकी बोलना है तो ये भी अ की सहायता ले लिया। अब क्या बन गया? व्यंजन जैसा लक्षण इसके अंदर दिखने लगा, तो इसको यहाँ से हटा दिया गया। भैया तुम्हारे अंदर स्वर वाला लक्षण नहीं है, तुम्हारा लक्षण कुछ ठीक नहीं है, एक काम करो तुम चले जाओ व्यंजन के साथ, जिसके साथ तुम्हारा लक्षण मिल रहा है। तो जब ये बेचारा व्यंजन के साथ जाता है तो कहता अच्छा ठीक है आओ भाई हमारे साथ। और जैसे उसके साथ गया तो क ने जब अपने साथ लिया तो ये बोलने लगा कंग। और जब ये आया तो ये बोलने लगा कह। ख ने साथ लिया तो खंग। और जब ये विसर्ग को साथ लिया तो ख। तो पूछेंगे क पे कौन सी मात्रा? कहेंगे अंग की। इधर कौन सी मात्रा? कहेंगे अ की। तो बताइए जो मात्रा हो गया अब वो क्या हो गया? स्वर हो गया। तो कहा भैया तुम्हारा लक्षण तो यहाँ भी आने के बाद ठीक नहीं है। जब तुम वहाँ व्यंजन का काम कर रहे थे तो यहाँ आने के बाद व्यंजन का काम करना चाहिए था ना, फिर तुम आके यहाँ मात्रा काम करने लगे। एक काम करो तुम यहाँ से भी निकल जाओ, ठीक है, तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। अब बेचारा ये अंग और जाए कहाँ? अब इनको क्या किया गया?
कहा गया भैया न हम तो घरेक हुए न घाटक हुए, एक काम करते हैं कोई एक अपनी अलग दुनिया बनाते हैं। तो ये अपनी एक अलग दुनिया क्या बनाए, अयोग वाह, मतलब अ मतलब नहीं, योग मतलब साथ, वाह मतलब वहन करने वाले, यानी जो जिसके साथ रहे उसका अर्थ वहन ही नहीं करे बल्कि दूसरे का अर्थ वहन करे, मतलब खाए इनका और गाए उनका। तो ऐसे लक्षण वालों को भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया। तो हटाने के बाद कहाँ गया, वो अयोग वाह में। तो दिया है नोट, हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है, अंग और अ को स्वर नहीं माना जाता है, क्यों, क्योंकि लक्षण ठीक नहीं इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा स्वर के भेद। अब स्वर के भेद पढ़ते हैं, कह रहे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, इस चीज को याद रखिएगा, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद तो कितने होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं। अब कहेंगे कैसे, तो जब मात्रा मतलब 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा, उच्चारण काल मतलब समय, यानी 1 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय, 3 मात्रा का समय, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले मूल, मूल या इसी को बोलते हैं मुख्य, या इसी को बोलते हैं ह्रस्व, या इसी को बोलते हैं लघु, देख रहे हैं इसका कई ठो नाम है, या इसी को बोलेंगे एक मात्रिक, ठीक है। नाम भी सब याद रखिएगा आप लोग, आपने ये 2 याद किया, पूछ दिया किसी और को, सब खेला हो जाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे खेला होबो, तो फिर खेला बाद में ना होबो, ठीक है। चलिए अब कौन कौन है, तो भाई ये हैं 4, इनकी संख्या कितनी है, 4। क्या बोलेंगे, अ ई उ री, अ ई उ री, यही 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कहेंगे कैसे, तो भाई देखिए जब स्वर का निर्माण हुआ तो अचानक साहब नहीं आ गए थे भाई, धरती पर भी जब जनसंख्या अचानक आज इतनी 140 करोड़ थी, नहीं, कुछ ही थे, ये तो बाद में मनुष्य की कलाकारी का 140 करोड़ है ना। उसी प्रकार जब स्वर बना तो 4 ही थे, बाद में इनके हेल्प से भाई उत्पत्ति हुई है, मतलब ये सब जनसंख्या अपनी बढ़ाए हैं, कहें कैसे अभी दिखाते हैं, कैसे देखने में खाली शरीफ लग रहे हैं, शरीफ है नहीं, जनसंख्या भी बढ़ा दी है, कैसे जरा देखिएगा। जब निर्माण हुआ स्टार्टिंग में, इसलिए मूल कहाँ है और मुख्य कहाँ है, ठीक है। ह्रस्व मतलब जिसमें कम समय लगे, लघु मतलब छोटा, ये छोटे हैं। उसके बाद एक मात्रिक, जिनका उच्चारण करने में 1 मात्राओं का समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर, या लघु स्वर, या ह्रस्व स्वर, या मुख्य स्वर, या मूल स्वर, ठीक है। चलिए अभी देखिए जनसंख्या सब कैसे बढ़ाए हैं। अब अ कहा कि भैया इससे काम तो चलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अ ने कहा कि नहीं, हम आगे क्या करते हैं, जरा देखिएगा अब कैसे क्या होता है। दूसरा जो स्वर आया उसको बोलते हैं दीर्घ, ठीक है, या बोलेंगे संधि, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। अब कौन कौन से हैं जरा देखिएगा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, और उसके बाद क्या होगा, ए, ओ, औ। कितनी संख्या हो गई, कहेंगे 7, तो इनकी संख्या 7 होती है, ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है, 7 4 11 हो चुके हैं। अब देखिए इनका निर्माण कैसे हुआ, सब खचरे मिले कैसे किए हैं। पहले अ चला, कहेगा हम अपना खानदान बढ़ाते हैं, तो कैसे बढ़ाया, आया यहाँ का अक्षर को दिखाते हैं। तो अ ने क्या किया कि अ और अ मिलके क्या बना दिया, आ बना दिया, और अ मिलके आ बना दिया। तो भाई तो शांत रहेगा नहीं, ये कहा हम खानदान बढ़ाते हैं अपना, इो आया, तो कहा ई प्लस ई मिलके ई का बना दिया बड़ी, तो ई का चुप रहेगा ई का हम भी बढ़ाते हैं अपना खानदान, तो कैसे, का ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बना दिया, ई बड़ा ऊ बना दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है, संतुष्टि नहीं हुई, कहते एक काम करते हैं अब थोड़ा कुछ अलग वैरायटी का बनाते हैं। ये तो सेम चेहरा हो गया, देखिए ये अ है ये आ है, क्या अंतर है, केवल यही तो एक अंतर है, पाई दिख रही है, डंडा जैसा दिख रहा है कुछ आपको, ई है, इहो तो कुछ ऊपर से चोटी की तरह लटका दिया ऐसे जैसे जुड़ा बांध लिया है,
ऊ आया तो पूंछ लटका दिया। तो इन सबका चेहरा मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन कहें थोड़ा कुछ बदला हुआ भी निकालें, तो बदला हुआ कैसे आएगा? तो अ चला, का एक काम करते हैं, तुम आओ और तुम आओ, ठीक है, तुम आओ और तुम, यानी इसको लेकर आया। कहा अच्छा ठीक है, तो ये जब इसको लेकर आया अ प्लस ई, ये मिलकर क्या बना दिया? आए, क्या बना दिया? अरे सॉरी, ए बना दिया। अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया? ए। तो फिर अ ने सोचा एक तो और कोशिश करते हैं, तो का एक काम करो, तुमको लेके आते हैं, कुछ और बनाते हैं। तो इस अ ने क्या किया? अपने आया और जो अभी बनाया ई के साथ इसको साथ में लेके आ गया। अब बना दिया क्या? अए। तो जरा देखिए, अए अए अए, ठीक है। अब क्या हुआ? अ फिर खचरे किया, इशारा खेल इसी का है, अ का ही है। अब देखिए क्या किया, अभी तो इसको लेकर आया था, एक बार तुम भी आओ, जरा देखते हैं कोई नया प्रोडक्ट आता है क्या। तो बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो अ आया और ऊ आया। अब अ और ऊ ने मिलकर क्या बना दिया? एक नया प्रोडक्ट ओ बना दिया। तो क्या बन गया? ओ। फिर वही काम जो यहाँ खचरे किया था वही यहाँ भी किया। और क्या किया? फिर ओ को लेकर आया और क्या बना दिया? ओ। अ प्लस ओ मिलकर क्या बन गया? ओ। जरा बोलिए, ओ ओ ओ, ठीक है। तो ये क्या बन गए? ये 7 जो दीर्घ स्वर या संधि स्वर बन गए। अब आगे देखिए क्या हुआ है। ये जो 3 का निर्माण हुआ है, ये जो 3 का निर्माण हुआ है, इन तीनों का पहले हुआ, इन दीर्घों में इन तीनों का पहले हुआ, ठीक है। इसीलिए इन तीनों को मूल दीर्घ भी कहते हैं, मूल दीर्घ, ठीक है, इनको मूल दीर्घ कहते हैं। और ये सब एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें सजाती स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सजाती स्वर। अब बच्चे जरा इनको देखो, ये तो बाद में बने, इसलिए इनको मूल दीर्घ नहीं कहते, सिर्फ दीर्घ कहते हैं, और मिला के संधि स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। लेकिन इन तीनों का एक अलग नाम क्या मिल गया? मूल दीर्घ और सजाती स्वर। अब ये देखो ध्यान से, ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। सजाती स्वर और विजातीय स्वर इन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बच्चा हमारा तीसरा। और देखिए, जब इसका उच्चारण करते हैं ना, तो इसकी अपेक्षा 2 गुना समय लेता है, इसलिए इसका एक और नाम इस खचरा का है, क्या है? द्विमात्रिक स्वर। तो इसको और भी क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक स्वर भी बोलेंगे, ठीक है। ये हमसे थोड़ा छूट रहा था, याद आ गया। अब चलिए, अब आते हैं तीसरे की तरफ। तो ये थोड़ा सा तीसरे को हम नीचे करते हैं, ठीक है, यहाँ तीसरा कर देते हैं, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। इससे केवल एक ही प्रश्न पूछता है, ये ह्रस्व की अपेक्षा या एक मात्रिक की अपेक्षा 3 गुना समय लेता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं, ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही होता है हमारा क्या? ओम। और ओम की शुद्ध वर्तनी याद रखिएगा, ठीक है। ये हिंदी का 3 है, और जब इसका उच्चारण करते तो क्या बोलते हैं? ओम, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये 3 गुना समय लेता है। इससे केवल एक ही क्वेश्चन पूछता है कि इनमें त्रिमात्रिक स्वर कौन सा है, ठीक है। इनमें त्रिमात्रिक स्वर कौन सा है? तो सिर्फ क्या बताएंगे? ओम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा। अब स्वरों के भेद किस पे आधारित हैं? जिह्वा या जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर के भेद, यानी मिला जुला के जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। तो कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर किसे कहते हैं? अग्र स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है। कहेंगे जीभ का अगला भाग कौन से भाई?
तो ये है आपकी जीभ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये अगला है, इसे अग्र बोलेंगे, ये मध्य बोलेंगे और ये पश्च बोलेंगे। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, बस कौन कौन से उसको याद रखिएगा। कौन कौन से होंगे? ए ए ए। ठीक है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो सिर्फ एक ही है, कौन सा? अ। और इसे केंद्रीय स्वर भी कहा गया है। कहेंगे केंद्रीय क्यों कहा गया है? तो ये जीभ के देखिए पूरे बीचों बीच एकदम सेंटर पर है, इसीलिए इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तो क्या है? ई ए और क्या है? अ। अब आ गया पश्च स्वर, इसमें क्या आएगा? उ ओ औ। ठीक है, आ। कहीं कहीं जरूरत पड़ने पे यदि आपको ऑप्शन में आ भी दिया है तो इसको पक्ष में ही रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया जीभ के भाग के आधार पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा मुख द्वार खुलने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। जरा देखिएगा कौन कौन से हैं। तो पहला होगा आपका संवृत। क्या होगा? पहला है आपका संवृत स्वर, संवृत। दूसरा है अर्ध संवृत। तीसरा है अर्ध विवृत। चौथा है विवृत। ठीक है, विवृत होता है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे जरा देखिएगा, इनमें कौन कौन से आपके आते हैं। तो संवृत, संवृत का मतलब होता है बंद। संवृत का मतलब क्या होता है? बंद होता है। संवृत का मतलब पूरा बंद नहीं, बंद सा, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार क्या हो? बंद सा हो। मतलब आपको लगे कि नहीं इनको बोले तो बंद है, पूरा बंद जाएगा तो बोलें कैसे भाई? तो उन्हें क्या कहते हैं? संवृत कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? तो ई उ उ। अर्ध संवृत मतलब जिसमें आधा बंद हो, मतलब पहले तो बंद हो रहा था, अब आधा बंद का मतलब क्या? थोड़ा सा खुलेगा, तो उसे बोलते हैं अर्ध संवृत स्वर। इसमें कौन से आएंगे आपके? तो कहेंगे अर्ध संवृत में आपका आएगा ई हो गया, उसके बाद आएगा ए ओ आता है। ठीक है, अब कहेंगे अर्ध विवृत। तो विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। विवृत का मतलब क्या होता है? खुला, यानी जिसमें मुखद्वार क्या हो? खुला। और इसमें कह रहा है अर्ध मतलब आधा खुला, तो मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो विवृत में केवल एक ही होता है, आ होता है। क्या होता है? आ। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। और अर्ध विवृत में अ होता है। ठीक है, ये हो गए आपके मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? ओठ की स्थिति के आधार पर या ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो कौन कौन से भाई जरा इन पे देख लीजिए। तो इन पे दो भेद होते हैं। कौन कौन से? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी या इसी को वृत्ताकार बोलते हैं, वृत्ताकार। और दूसरा क्या होता है? अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी या इसी को क्या बोलेंगे? अवृत्ताकार बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल गया है, नाम से ही आपको पता क्या चल रहा है कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर वर्ड जिनका उच्चारण करते समय होठ दिया है ना, तो होठों की स्थिति मतलब क्या? होठ गोल हो जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। और जिनको बोलते हैं इसमें वृत्ताकार ना हो यानी गोल ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार। तो कौन कौन है? ओ ओ, देखिए ओ उ ओ औ, होठ गोल है कि नहीं? ओ उ ओ औ, उ ओ औ। इसमें क्या है आपके? होठ गोलाकार हैं। अब किसमें गोलाकार नहीं होते हैं? तो जो बचे हुए हैं।
आ कहेंगे आ, तो आ में मुंह बड़ा होता है, आ गोल नहीं होता है। आ ई ए हो गए ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। कौन सा छूट रहा है? री इसमें नहीं है, ठीक है। ई के बारे में बात बताएंगे वो कहाँ आता है, ठीक। चलिए आगे, जीभ के तनाव के आधार पर स्वर के भेद। तो कौन कौन से जरा देख लीजिएगा। जीभ के तनाव के आधार पर शिथिल, तो शिथिल में कौन से हैं? अ ई उ, भाई ये लिख दिया गया, हम बाद में बताते हैं लेकिन ये लिख दिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप भी देख लीजिए। फिर क्या है? कठोर, आ ई उ, ये होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अयोगवा। तो अयोगवा के बारे में आपसे बता दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारी अगली क्लास होगी व्यंजन की, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और अयोगवा के बारे में बता देते हैं क्या होता है। थोड़ा सा लिख लीजिए। अयोगवा का मतलब होता है अ मतलब नहीं, योग मतलब साथ, यानी जुड़े, साथ या जुड़ना, ठीक है। और वाह का मतलब होता है वहन, सॉरी, वाह का मतलब क्या होता है? अर्थ वहन, अर्थ वहन मतलब जो साथ रहे लेकिन अपना अर्थ वहन न करे। जिसके साथ रहे उसके साथ अपना अर्थ वहन न करे, उसी को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। और कौन कौन है वो? अंग है और अह हैं, ठीक है। ये आपके हैं अंग और अ। इसके बाद हमारी अगली क्लास होगी व्यंजन की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, देख लेते हैं आगे क्या है, ठीक है। कल हमारी शुरू होगी व्यंजन। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले एपिसोड में।